Hey everyone, welcome back to my channel, and today I have come with another new video. But before starting, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to it so that you get notified every time I upload a new video. So now today we are going to continue chapter 6 of class 12 macroeconomics, that is banking. अभी तक हमने चैप्टर में ये देख लिया था कि कॉमर्शियल बैंक कैसे हेल्प करते हैं हमारी इकोनॉमी में मनी क्रिएशन में बाय क्रेडिट क्रिएशन, और हमने सेकंड वीडियो में ये भी देख लिया था कि कैसे सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और रोल्स होते हैं। अब हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज को यूज करके जिन पॉलिसीज की हेल्प से सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, हमारे यहाँ पे टू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जिनके आगे कुछ पार्ट्स हैं और हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल को कंट्रोल करता है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो एक ओवरऑल हमें हेल्प करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सेक्टर में हेल्प करते हैं मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में। तो अब हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। उसमें सबसे पहला है बैंक रेट। Bank rate, it refers to rate of interest at which RBI lends money to commercial banks, and it relates to instant loan, immediate cash crunches requirement to the commercial banks। मतलब बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, और ये लोन जो होते हैं वो इंस्टेंट लोन होते हैं। मतलब अगर किसी दिन एक बैंक को इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट होगी या वो इंस्टेंट उसे कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो तब जो वो लोन लेता है आरबीआई से वो बैंक रेट पे लेता है, और जो ये लोन आरबीआई प्रोवाइड करता है वो विदाउट सिक्योरिटीज होता है। मतलब कमर्शियल बैंक्स को कोई भी सिक्योरिटीज डिपॉजिट नहीं करनी होती है आरबीआई को बैंक रेट पे लोन लेने के लिए, इमीडिएट कैश क्रंचेस को फुलफिल करने के लिए। तो ये था कि बैंक रेट होता क्या है। अब कैसे बैंक रेट की मदद से जो आरबीआई है वो पूरी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। हमारे इकोनॉमी में हमें पता है दो तरह की सिचुएशन होती हैं, एक होती है डिफ्लेशन और एक होती है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में तो मतलब हमारी इकोनॉमी में अभी मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसे की कमी है, वो उनके पास कैश शॉर्टेज है। और इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों के पास पैसे एक्सेस में ज्यादा होते हैं। जब हम सभी चीजों के दाम बढ़ने लग जाते हैं, जब हम बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में तेजी चल रही है, तो इन्फ्लेशन में तो लोगों के पास एक्सेस में मनी होता है, और डिफ्लेशन में लोगों के पास जो मनी की है वो शॉर्टेज होती है। तो अब हम देखेंगे एक इन टू सिचुएशंस में बैंक रेट की मदद से कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, और कमर्शियल बैंक हमें पता है कि पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। अगर ये बैंक रेट इंक्रीज होगा, अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो वो रेट भी इंक्रीज होगा जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर ये बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है वो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम बैंक का रेट इंक्रीज करते हैं, जब हम बैंक लोन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बैंक रेट है वो ज्यादा होता है, तो हम थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं अभी तो रेट बहुत ज्यादा चल रहा है, हम लोन कुछ टाइम बाद ले लेंगे या जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब ले लेंगे। मतलब अगर रेट हाई होता है तो हमारे लोन लेने की जो इच्छा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, हम डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए। ऐसा ही हमारे इकोनॉमी में होता है। तो अगर हमारे इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है,
मतलब लोगों के पास जो है कैश की शॉर्टेज है और हमें इस कैश शॉर्टेज को ठीक करना है, आरबीआई को ठीक करना है। आपको आरबीआई के पर्सपेक्टिव सोचना है। आरबीआई सोच रहा है कि अभी इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है और हमें इस डिफ्लेशन को ठीक करना है, कैश की शॉर्टेज है, मतलब लोगों के पास हमें कैश थोड़ा सा देना है। तो वो क्या करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा। अब आप अपने दिमाग से सोचना कि बैंक रेट, सबसे पहले कि बैंक रेट होता है क्या है, कि वो रेट जिसपे हमें लोन मिलता है, और अगर रेट ज्यादा होगा तो हम लोन नहीं लेंगे। और अभी हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, मतलब हमें लोगों को पैसा देना है, और लोग पैसे कब लेंगे, जब वो लोन ले सकेंगे, लोन पे पैसा लेते हैं। तो अगर हमें उन्हें लोन देना है और हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रही है, तो जो हमें हमारा रेट है, बैंक रेट है, वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्रोनोलॉजी बनाएंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। तो अब हमें पता चल गया डिफ्लेशन है, कैश शॉर्टेज है, तो टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी बैंक रेट को डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अब हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एक्सेस में कैश लोगों के पास, अब हमें उनसे ये कैश सीज कर लेना है, उनसे ले लेना है। अब लेंगे कैसे, अब हमें इन्फ्लेशन है तो हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, और मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए हम बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो लोग जो हैं वो लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो उनके पास कैश नहीं होगा, और अगर उनके पास कैश नहीं होगा तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। आपको अपने यहाँ पे, इसमें कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, अपने आप क्रोनोलॉजी समझोगे अपने आप आपको आएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। रेपो रेट refers to the rate of interest at which RBI lends, एक सेकंड, RBI lends short-term loans to the commercial bank by buying the government securities in open market. This is also called repurchase rate. ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक रेट में क्या था, इंस्टेंट लोन था और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय नहीं करती थी आरबीआई, लेकिन रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन है, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रही है, और बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसे रीपरचेज रेट भी कहते हैं। रीपरचेज रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करती है, ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई, और ये हमारा कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स को भी लोन चाहिए, पैसे चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा और पैसा कमर्शियल बैंक्स को दे देगा, और एक एग्रीमेंट कर लेगा कि भाई इस इतने पीरियड के बाद इस स्पेसिफिक डेट को कमर्शियल बैंक जो ये सिक्योरिटीज आरबीआई ने परचेज करी थी वो रीपरचेज कर लेगा, मतलब दोबारा से परचेज कर लेगा और पेमेंट आरबीआई को कर लेगा। इसीलिए इसे रीपरचेज रेट कहते हैं, क्योंकि इसमें कमर्शियल बैंक रीपरचेज कर लेते हैं सिक्योरिटीज को। तो ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है। अब फिर से हमारे पास दो सिचुएशन है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। सबसे पहले डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन का मतलब हमें पता है कि यानी कि कैश शॉर्टेज है। कैश शॉर्टेज है तो मतलब हमें इंक्रीज करनी है सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है, मतलब लोगों के पास हमें पैसा देना है। तो अब रेपो रेट का हम कैसे यूज करें कि लोगों के पास पैसा आ जाए, तो अगर हम रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स का लोन लेने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और अगर लोन वो लेंगे तो जो मनी सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब डिफ्लेशन है और सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है तो रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे। और इसका बिल्कुल अपोजिट इन्फ्लेशन है, एक्सेस मनी है,
हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, और मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोन कम लिए जाएंगे और जिससे सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। इट रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब ये आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक्स हैं। इस केस में क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई है जो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इनका पैसा जमा कर रहा है, और बदले में आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब इसकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, तो अब हम रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपरचेज भी रखते हैं, क्योंकि जैसे हमने रेपो रेट में देखा था, रिवर्स रेपो रेट में भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सिक्योरिटीज हैं वो रीपरचेज कर ली जाती हैं। तो अब हमारा एट अ टाइम ऑफ डिफ्लेशन है, मतलब हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे। क्यों कर देंगे डिक्रीज, देखो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से पैसे ले रहा है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, और कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। तो जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट होगा, जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट होगा उतनी ज्यादा ही कमर्शियल बैंक की इनकम बढ़ जाएगी, और अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक्स लोगों को पैसा लैंड ना करके ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा करवाते रहेंगे। उन्हें लगेगा कि अभी 5% चल रहा है अगर रिवर्स रेपो रेट, तो वो लोगों को लैंड करने की बजाय, पैसा लैंड करने की बजाय पब्लिक को आरबीआई के पास अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा जमा करवा देंगे, ताकि उन्हें 5% पे इंटरेस्ट इनकम हो। लेकिन अभी हमारे इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, और आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक इसके पास पैसे जमा ना करवा के कमर्शियल बैंक जनता को, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लैंड करे। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट 5% पे रहा तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे ज्यादा जमा करवाएंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रिवर्स रेपो रेट को बदल के 5% से 3% कर देगा। ठीक है, 3% कर देगा। अब कमर्शियल बैंक सोचेगा कि रिवर्स रेपो रेट तो कम हो गया, मुझे यहाँ पे पैसा जमा करवाने में कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पैसा लैंड करना शुरू कर देगा, जिसकी मदद से हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारे इकोनॉमी में ऑलरेडी सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा होती है, और हमें डिक्रीज करनी होती है मनी सप्लाई। तो अब डिक्रीज करने के लिए हम रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब 5% था हमारा रिवर्स रेपो रेट, और अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे लोगों के पास हैं और वो हमें कम करने हैं, मतलब पैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक ज्यादा लैंड कर रहा है। अब आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक लैंड ना करे बल्कि इसके पास जमा करवाए, तो आरबीआई क्या करेगा, ये 5% से बढ़ा के 6% कर देगा। तो जब कमर्शियल बैंक को ये लगेगा कि अब जो है ये रेट 5 से 6% हो गया है, तो कमर्शियल बैंक लैंड ना करके कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगा, जिससे हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट ऐसे काम करता है, जब डिफ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर देता है, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लैंड करे, ना कि आरबीआई के पास डिपॉजिट करे। लेकिन जब इन्फ्लेशन है तो आरबीआई चाहता है कि वो लैंड ना करे, उसके पास पैसे जमा करवा दे, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, ताकि जो कमर्शियल बैंक वो इंसेंटिवाइज हो जाए कि वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेट। एसएलआर को करने से पहले हम एक बार कैश रिजर्व रेशियो देख लेते हैं। It refers to the minimum percentage of bank's total deposit required to be kept in cash with the RBI. It is fixed by RBI and it is varied from time to time. कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसी मिनिमम परसेंटेज है, यानी कि एक कमर्शियल बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट हैं उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाने होते हैं। ठीक है। और अब डिफ्लेशन के टाइम पे हमें हमारे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देंगे। कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक ने मान लो आरबीआई के पास अपना कुछ परसेंटेज जमा करवा के रखा हुआ है, तो यानी कि कमर्शियल बैंक की जो कैपेसिटी थी लैंड करने की, मान लो 10 लाख कैपेसिटी थी, लेकिन उसने अगर 2 लाख जमा करवा दिए तब वो 8 लाख ही आगे लैंड कर सकता है। लेकिन अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जब हम सीआरआर को डिक्रीज करेंगे तो जो कमर्शियल बैंक कोई पैसे जमा करवाने होते हैं वो 1 लाख 2 लाख से 1 लाख हो गया और उसकी लैंड करने की कैपेसिटी 9 लाख होगी। तो जब ये कैपेसिटी इंक्रीज हुई हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसी इन्फ्लेशन में जब हमारी मनी सप्लाई हमें कम करनी होती है तो हम सीआरआर को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक्स को अब 1 लाख की जगह 3 लाख 1 लाख की जगह 3 लाख जमा करवाने, जिससे उसकी लैंड करने की कैपेसिटी 7 लाख हो जाएगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब क्योंकि उसके टोटल फंड्स में से जितना पैसा अगर आरबीआई के पास जमा हो जाएगा तो उसकी जो लैंड करने की कैपेसिटी है वो आरबीआई कंट्रोल कर सकता है और जिसकी मदद से हमारा मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो सकता है। अब हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। All commercial banks are required to maintain a fixed percentage of assets in the form of liquid assets, which includes cash, gold, and securities. This rate is fixed by RBI and it varies from time to time. So, at the time of deflation, to increase the supply of money, हम SLR को डिक्रीज कर देंगे। ये भी बिल्कुल सीआरआर की तरह चलता है क्योंकि इसमें भी कुछ एसेट्स जो हैं वो हमें लिक्विड फॉर्म में रखने पड़ते हैं। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एसएलआर को कम कर देंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एसएलआर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है open market operations. It refers to sale and purchase of securities in open market by RBI on the behalf of government. RBI हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज करता है हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल और परचेज से कैसे हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इफेक्ट होती है। देखिए, जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, मतलब ये आरबीआई है, इसके पास ये कुछ सिक्योरिटीज हैं और ये पब्लिक है। वैसे तो आरबीआई पब्लिक से कभी भी डायरेक्टली ट्रांजैक्ट नहीं करती है, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं, बल्कि यहाँ पे वैसे कमर्शियल बैंक के थ्रू वो ये सारे काम करती है, लेकिन समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पब्लिक है। अब आरबीआई ने क्या किया, इन सिक्योरिटीज को सेल कर दिया। अब जब ये सेल करेगी आरबीआई सिक्योरिटीज तो आरबीआई के पास क्या आएंगे, मनी आएगी। मतलब जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल कर रही है तो वो पब्लिक का पैसा स्क्वीज कर रही है, कम कर रही है। तो यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जब हमें मनी सप्लाई
कम करनी होती है तो आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो वो इनसे पैसे लेगी पब्लिक से, और अगर पब्लिक से पैसे लेगी तो पब्लिक के पास जो कैश इन हैंड है वो कम हो जाएगा। ऐसे डिफ्लेशन के टाइम पे जब हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है, बढ़ानी होती है, तो आरबीआई परचेज कर लेता है सिक्योरिटीज को। क्योंकि परचेज करने से क्या होगा, परचेज करने से क्या होगा, सिक्योरिटीज तो पब्लिक के पास, आरबीआई के पास आ जाएगी। आरबीआई अब सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा और पैसे दे देगा पब्लिक को, यानी कि पब्लिक के पास मनी आ जाएगा, इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई हो जाएगा। यानी कि जब डिफ्लेशन है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई परचेज कर लेगा सिक्योरिटीज को, लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए वो बेच देगा। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम किसी दुकानदार के पास कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हम उसे पैसे देते हैं, ठीक है, और जब कुछ हम बेचते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। तो ये थी हमारी सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स। फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। Margin requirement. It refers to difference between the current value of security offered for loan and the value of loan granted. ये तो हम सबको पता है, जब हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जो बैंक है कोई सिक्योरिटी वो कोलेटरल के रूप में ले लेता है कि अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो वो उस प्रॉपर्टी को लेके अपना लोन कवर अप कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, 80 लाख का अगर हमें लोन चाहिए तो फॉर एग्जांपल एक बैंक 1 करोड़ की सिक्योरिटी हमसे ले लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20 लाख। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसको। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, ये हम सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं और ये हमें लोन 80 लाख रुपए का मिल रहा है, 20 लाख का हमारा मार्जिन है। अब जब हम लोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इतने रुपए लोन के लिए इतना अपना मार्जिन रखना पड़ रहा है। तो जब अब डिफ्लेशन के टाइम पे हमें क्या करना होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी उतना जो हमारा कॉस्ट ऑफ टेकिंग लोन है वो कम हो जाएगा, और जो लोग हैं वो लोन लेने के लिए इंसेंटिवाइज हो जाएंगे, मतलब वो लोन लेने के लिए एनकरेज हो जाएंगे। मान लो हमें अगर 80 लाख का लोन चाहिए था, पहले हमें 80 लाख का लोन चाहिए और 80 लाख के लोन के लिए हम सिर्फ 90 लाख की कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऑफर कर रही है, तो हम सिचुएशन बी को ज्यादा प्रेफर करेंगे इस वाले सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है और जो लोग हैं वो यहाँ पे लोन लेने के लिए एंकरेज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो उनका मार्जिन है वो काफी कम है। तो इसीलिए जब डिफ्लेशन का टाइम चल रहा होता है और मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, लोगों को लोन लेने के लिए एंकरेज करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं ताकि लोग लोन ले लें। लेकिन जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है और मनी सप्लाई को हमें डिक्रीज करना होता है, तो हम मानदंड रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करते हैं ताकि लोग डिस्करेज हो जाएं, लोन लेने से। मतलब जब अगर हमें 80 लाख का लोन चाहिए तो हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, और हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 लाख है, और इस मार्जिन को देख के जो लोग हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए। तो इसलिए जब डिफ्लेशन का टाइम है तो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं ताकि पीपल जो लोग हैं वो एनकरेज हो जाए लोन लेने के लिए, ये देखे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम है, सिर्फ 10 लाख का ही मार्जिन है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है तो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोग डिस्करेज हो जाएं लोन लेने के लिए। नेक्स्ट है
rationing of credit. Rationing of credit refers to fixation of credit quotas for different business activities. देखिए आरबीआई के पास ये पावर होती है वो कुछ बिजनेसेस या स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए एक कोटा फिक्स कर दे कि इस कोटा से ज्यादा आप इन बिजनेसेस को जो क्रेडिट है वो नहीं दे सकते हैं और कमर्शियल बैंक्स को इस फिक्सेशन ऑफ कोटा को फॉलो करना ही पड़ता है। तो डिफ्लेशन के टाइम पे हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है। तो आरबीआई जो ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट है वो विड्रॉ कर लेता है, मतलब खत्म कर देता है कि अभी हमारे पास मंदी चल रही है और कमर्शियल बैंक्स को कोई जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ उन्हें इतना ही क्रेडिट प्रोवाइड करना है। वो इस क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ कर लेता है और कमर्शियल बैंक्स को छूट दे देता है कि आप बिजनेसेस को पूरा लोन दीजिए जितना उन्हें रिक्वायरमेंट है ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है हमें सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना होता है और सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करने के लिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट को एनफोर्स कर देते हैं, लगा देते हैं। आरबीआई कह देता है कि इस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कमर्शियल बैंक्स को इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करना है। वो एक फिक्स कर देता है, एक कोटा लगा देता है आरबीआई कि इन बिजनेसेस को इससे ज्यादा हमें क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर हम इन्हें क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मोरल सुजन। इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू कमर्शियल बैंक्स बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्शन। मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट करता है उसकी एडवाइस फॉलो करने के लिए। तो आरबीआई बैंक्स कमर्शियल बैंक को कहता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे तो आप लोन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो और डिफ्लेशन के टाइम्स पे आप लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए काफी लिबरल हो जाओ ताकि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये थी हमारी टेक्निक्स और या इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। So that was all for today's video. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.